हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? मेरे दोस्त करते सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन इसकी क्लास 12 नंबर 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र कंटिन्यू करेंगे। और आई थिंक आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है गाउस की थ्योरम अपन पढ़ने वाले हैं ना। गाउस से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो सारी बातें अपने प्रीवियस सेशन तक डिस्कस करती है ना, चाहे वो सतत आवेश वितरण हो, चाहे वो बल रेखाओं वाला फंडा हो, और चाहे वो विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने डेप्थ में पढ़ी है ना। हर पहलू को अपन ने बताने की कोशिश करी है ना। यहाँ से अपन ने एक्सप्लेन करा है, हर बारीक से बारीक चीज अपन ने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है ना। लास्ट सेशन जो अपन का चला था वो फ्लक्स पे चला था। फ्लक्स को पढ़ोगे तो आपको एंजॉय करोगे, ठीक है ना। फ्लक्स एक बार पढ़ने के बाद जिंदगी में आप दूसरों को पढ़ाओगे, ठीक है। आप एक बार फ्लक्स मेरे से पढ़ लिए है ना, आपने लास्ट सेशन अगर देखा हुआ फ्लक्स को, तो आप फ्लक्स की अंडरस्टैंडिंग जितनी जबरदस्त आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, शायद किसी के पास वो अंडरस्टैंडिंग है ना। तो गारंटी है आप अगर पूरी इस पूरे सेशन को है ना, या जितनी भी वीडियोस है ना अपन यहाँ से अपलोड करेंगे, ठीक है, बिल्कुल श्योरिटी है अगर आप पूरे सेशन को अटेंटिवली वॉच करते हैं ना, तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि पूरा सेशन आपको समझ में आने वाला है ना। और आप इस प्रकार से उस सेशन को समझोगे कि आप दूसरों को बताने के लिए कैपेबल हो जाओगे, इस बात की भी गारंटी है ना। केवल समझना सोचो कि मैं केवल अपने लिए जो है पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा ये मानना है कि अगर आप को इस प्रकार से मैटर को डिलीवर करा जाए यहाँ से कि आप दूसरों को भी एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। मतलब जो चीज़ अपन यहाँ पे डिस्कस करें उसको आप उस अंडरस्टैंडिंग को अपनी समझ जो है दूसरों को भी अगर आप डिलीवर कर पा रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अच्छे ट्रैक पे हो, ठीक है ना। आप परफेक्ट चीज़ों को क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। और यही है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है किसी भी सब्जेक्ट में धीरे धीरे, है ना। और आपको अच्छा लगना, फील हो जाना, जब विषय आपको कोई भी टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट है ना, जब आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है, आपको उसमें इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है, तो फिर वो जो सब्जेक्ट होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो होता है, वो आपके लिए ईजी बन जाता है, वो आपके लिए आसान बन जाता है। फिर आपको लगता है कि आपसे कोई भी पूछता है कि इजीएस्ट टॉपिक क्या है या इजीएस्ट जो आपका सब्जेक्ट वो कौन है, तो आप जो इंस्टेंटली आपके पास वो आंसर होता है, वो जवाब होता है कि फला जो सब्जेक्ट है वो मेरा क्या होता है, वो मेरा जो है स्ट्रॉन्ग जो है सब्जेक्ट है, मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट मेरा होता है, ठीक है। चलो, तो अपन आज के सेशन को चलाते हैं। और मैंने जैसा आपको बोला हुआ है कि अभी तक जो भी अपन ने विद्युत क्षेत्र है ना, जो भी सिस्टम अपन ने पढ़े, क्योंकि हमने कहा था इस चैप्टर का जो पर्पस है वो आपको विद्युत क्षेत्र को सिखाना ही है, ठीक है ना। मतलब अलग अलग सिस्टम आपके सामने है, उन सिस्टम को आपको जानना रहता है, ठीक है। ये फला सिस्टम क्या है, और उस फला सिस्टम को जानने के लिए हमने एक जो है फिजिकल क्वांटिटी को जो है चूज कर रखा है। वो फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास है वो है विद्युत क्षेत्र, है ना। तो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ हम जो हमारे पास सिस्टम है, उन सिस्टम के कारण अपन क्या पता करते हैं, विद्युत क्षेत्र पता करते हैं। विद्युत क्षेत्र को निकालने के बाद उस फॉर्मूले को देखते ही आपको ये आइडिया लग जाता है कि ये फला सिस्टम है, ठीक है ना। तो आप सिस्टम समझ जाते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यानी विद्युत क्षेत्र के द्वारा आप जो है निकाय को समझ जाते हो, आप निकाय को देख करके जान जाते हो, ठीक है। जैसे हमने अगर द्विध्रुव पढ़ा, द्विध्रुव में फॉर्मूला हमने अक्ष पर पढ़ा, निरक्ष पर पढ़ा। अक्ष पर हमने पढ़ा 2kp/r³, ठीक है, और हमने निरक्ष पर पढ़ा kp/r³। तो ये फॉर्मूले आपको बता देते हैं। यहाँ पर p आया है, यानी अगर p है तो वो द्विध्रुव है, अगर p नहीं तो वो द्विध्रुव नहीं। यानी फॉर्मूले आपको क्या कर देते हैं, पूरी चीज आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूले आपको सारी चीज क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। चलो, सेशन को आज के बढ़ाते हैं अपन, है ना। अभी तक तो अपन बड़े इजीली जो है विद्युत क्षेत्र पता कर लेते थे, सिस्टम को जान जाते थे, लेकिन अब हम गाउस के नियम से ही क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र को निकालेंगे। जो भी सिस्टम अब आपके सामने आएंगे, चाहे वो एक समान रूप से आवेशित गोला हो, ठोस गोला हो, अचालक उचालक हो, ठीक है, या फिर आवेशित परत हो, आवेशित पट्टिका हो, या आवेशित आपके पास तार हो, ठीक है। ये सारे जो आपके सामने सिस्टम है, इन सिस्टम के कारण हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इन निकाय के कारण, यानी इन सिस्टम के कारण अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, तो हमें जो हमारे पास आज का जो टॉपिक होगा वो इसका बेस है। इन निकायों के कारण अगर आपको विद्युत क्षेत्र पता करना है, तो आज का जो टॉपिक है वो बेस है, ठीक है ना, क्योंकि उसी की एप्लीकेशन अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब गाउस की थ्योरम ही है, गाउस की एप्लीकेशन है, गाउस के सारे ये जो भी है, ये सारे जो सिस्टम है वो गाउस की एप्लीकेशन से ही चलेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर आपको गाउस का नियम पता है तब जा करके उनकी एप्लीकेशन को आप सॉल्व करते हैं, तो ये सारे एप्लीकेशन ही है ना, जो सारे सिस्टम है वो सारी एप्लीकेशन है,
ये सारे सिस्टम सारे क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो अगर आपको एप्लीकेशन गाउस की पढ़नी है तो आपको गाउस को तो पढ़ना ही पड़ेगा, यानी बेस है गाउस का। तो गाउस की समझ आपके सामने आज डिलीवर कर दी जाएगी, हर पहलू आपको गाउस से रिलेटेड आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलो जुड़े रहे, देखते रहे ना। लास्ट सेशन लास्ट से लास्ट अपन ने जो पढ़ा था कि जो फ्लक्स हमने जो पता करा हुआ था उसमें लास्ट जो था, यानी अगर हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है ना, जैसे वो गोला हो, वो बेलन हो, वो घन हो, वो घना हो, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, सारे बंद पृष्ठ होते हैं। तो अगर आपको गाउस का नियम पढ़ना है तो बंद पृष्ठ होना लाजिम है, ठीक है। अगर आपके पास बंद पृष्ठ नहीं है तो आप गाउस के नियम लगा करके जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता नहीं कर सकोगे। तो अगर आपको जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, गाउस की एप्लीकेशन है ना, तो आपको गाउस के नियम को पढ़ना नेसेसरी है, मैंडेटरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। चलो तो आप अभी लगा देते हैं गाउस का नियम, है ना। तो गाउस का नियम, सबसे पहले आप इसका स्टेटमेंट सुने कि गाउस का क्या स्टेटमेंट है, ठीक है। किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, अब यहां पर किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, अब यहां पर जो गाउस की पहली शर्त है वो यही है कि गाउस का नियम आप तभी लगा पाओगे जब आपके सामने बंद पृष्ठ होगा, चाहे वो काल्पनिक रूप से ही क्यों ना बंद हो। बंद पृष्ठ होना चाहिए और चाहे वो काल्पनिक रूप से ही क्यों ना बंद हो, लेकिन बंद पृष्ठ होना जरूरी है, तभी आप गाउस के नियम को लगा सकते हो। तो किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है, आपको ऐसे स्टेटमेंट को आपको याद भी करना पड़ सकता है, क्योंकि एग्जाम में आपको जो है 1 नंबर में 2 नंबर में आपसे सिंपल डेफिनेशन, आपसे स्टेटमेंट नियम आपसे सीधे पूछे जाते हैं कि गाउस के नियम से आप क्या समझते हैं, है ना। तो आपको ये लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आप इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे, क्योंकि मैं इस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते कईयों बार मैं इस स्टेटमेंट को बोलूंगा, तो आपको वो याद हो जाएगा, घबराएं नहीं, ठीक है ना। हर चीज को बड़े आराम से धीरे धीरे अपन फ्लो में आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, किसी बंद, अब यहाँ पर शर्त है, क्योंकि गाउस की शर्त है बंद काल्पनिक पृष्ठ है ना, तो यहाँ पर उस पृष्ठ का नाम है गाउसियन पृष्ठ, क्योंकि गाउस की शर्त होने के कारण इसको अपन बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। तो ये भी आपको याद रखने वाली बात है। यहाँ पर जिस पृष्ठ की बात हुई है उस पृष्ठ का नाम है गाउसियन पृष्ठ। जिस पृष्ठ की अपन बात कर रहे हैं वो पृष्ठ है गाउसियन पृष्ठ। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये आपको धीरे धीरे आगे की ओर आइडिया लग जाएगा, सब पता चल जाएगा। आप ही ना सभी गाउसियन पृष्ठ बोल दिया फिर क्या है, मैं अगर कुछ भी बोर्ड पे अगर लिखूंगा तो हर चीज की एक्सप्लेनेशन मेरे पास होती है ना, मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मैं हर चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मैं इस स्टेटमेंट को लिखता हूं, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश, कुल विद्युत फ्लक्स किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बंद अंदर कुल आवेश का ये आपके सामने स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इसे काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है ना। यानी कुल विद्युत फ्लक्स phi = कुल आवेश सिग्मा क्यों है का क्या होता है, का मतलब गुणा
का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। जबकि हम फ्लक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो हम क्या पढ़ चुके हैं, फाई इक्वल टू बंद काल्पनिक पृष्ठ ये होता है ना ई ds cos थीटा है ना, इसको अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपके सामने क्या हो जाएगा, देख लो, इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, ई ds cos थीटा इज इक्वल टू सिग्मा क्यू i बटे एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, इतनी चीज अगर आपसे गॉस से रिलेटेड छोटा से छोटा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आपको करना ही पड़ेगा। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, ये बीच में इसको लगाना, इस सर्कल लगाना मत भूलना, ठीक है ना। ये सर्कल इस बात का आपका सिंबल बंद पृष्ठ की आप बात करो, ये क्या बताता है, ये बंद पृष्ठ को क्या करता है, सिंबल बोलता है। मैंने आपसे बोला हुआ है कि फिजिक्स में जो है सिंबल बोलते हैं, ठीक है। देखो संपूर्ण, इसको बोलते हैं अपन संपूर्ण, ये होता है बंद, संपूर्ण बंद, ये होता है पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब एस है ना, सरफेस। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, ये देखो। तो सिंबल क्या करते हैं, सिंबल खुद ब खुद क्या कर देते हैं, सब कुछ बयां कर देते हैं, सब कुछ बोल देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये गॉस का स्टेटमेंट आपको तो पता चल चुका होगा। और यहाँ पर गॉस की जो कि शर्त है, और गॉस के शर्त होने के कारण उसको उस पृष्ठ को अपन बोलते हैं, जिस पृष्ठ की अपन बात कर रहे हैं वो पृष्ठ है गॉसियन पृष्ठ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉस के नियम को लगाने के लिए वो है इन इंपॉर्टेंट फैक्ट में। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं, आपको इनको मैं ये नहीं कहता कि आप रट लो, मैं आपसे ये नहीं कहता आप इसको रट लो, लेकिन अभी जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वो आपको रट ही जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको रट लो, लेकिन जब मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वो रट ही जाएंगे अपने आप, ठीक है ना। तो हर चीज को बड़े तार्किक वे में अपन लेगा, रीजनिंग है ना, हर चीज को बड़े तरीके से अपन लेने वाले, तो बस आप जुड़े रहिए, देखते हैं, ठीक है। देखिए बढ़ते यहाँ पर है ना, इसको आप नोट करें और गॉसियन पृष्ठ को आपको याद रखना है, इसकी अपन एक्सप्लेनेशन देंगे। गॉसियन पृष्ठ क्या है, हर चीज का अपन आपको तरीके से चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है। चलो, तो ये था गॉस का नियम। हमने आपको इंपॉर्टेंट इस गॉस के नियम को लगाने के लिए क्या क्या बातें हैं, उन बातों को, वो उनका जान है, ठीक है ना। आप ये समझिए वो उनकी क्या है, वो इनकी जान है। अगर आपको वो बातें अगर आ गई तो आप गॉस के नियम को आराम से लगा सकते हो, ठीक है ना। फिर आपको कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली। वहां पर मैं ये बोलूंगा तो फटाक से आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, ठीक है। इसको रिलीज करता हूं। एक करके आप देखते हैं। नंबर 1, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश व आवेश की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। कुल आवेश का मतलब आवेश की प्रकृति भी हो गई, क्योंकि अपन ने आवेशों की योज्यता, जब अपन आवेश का कैरेक्टरिस्टिक अपन पढ़ रहे थे, जब आवेश के गुणधर्म अपन पढ़ रहे थे, तो एक पॉइंट हमने पढ़ा था, वहां पर आवेश का एक गुण अपन ने पढ़ा था जिसको अपन बोलते हैं आवेशों की योज्यता। और आवेशों की योज्यता हमने क्या बताई थी कि किसी निकाय के अंदर जो कुल आवेश होता है वो चिन्ह सहित प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर आपको किसी निकाय के अंदर कुल आवेश आपको पता करना है तो चिन्ह सहित जितने भी आवेश हैं आप उन सबको क्या करना है, आपको बीजगणितीय योग कर देना है ना। तो इसका मतलब कुल आवेश का मतलब आवेशों की प्रकृति भी शामिल है। कुल आवेश का मतलब क्या है, आवेश की प्रकृति भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। चलो, तो मैं इस चीज को क्या होगा अभी मैं सब आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, किसी इस चीज को मैं लिखता हूं ना, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश कुल विद्युत फ्लक्स है क्या, कुल विद्युत फ्लक्स इसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स।
कुल आवेश व आवेश की प्रकृति पर ही कुल आवेश व आवेश की प्रकृति पर ही निर्भर करता है, ठीक है ना। कुल आवेश का मतलब ऐसे समझे, सिग्मा के मान बराबर प्लस, है ना। आपको क्या करना है, सबको चिन्ह सहित आपको क्या कर देना होता है, जोड़ देना होता है, ठीक है। आपको सिंपल याद रखना है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश व आवेश की प्रकृति पर ही निर्भर करता है और किसी पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। आप गॉस का ये मत देखिए, ये वेक्टर डॉट ds बराबर, ठीक है, सिग्मा के बटे एप्सिलॉन। आप इसका राइट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड तो हम ये पढ़ ही चुके हैं, गॉस को इससे मतलब है, गॉस ने ये आपको बताया है, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है, गॉस ने आपको ये बताया है। तो राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो ये केवल आवेश क्यों ही आता है ना, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, आवेश की माई आता है ना, कुल आवेश ही आता है, यानी आवेश की प्रकृति भी आ जाती है उसमें, और एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, केवल कांस्टेंट है ना, इसका कोई मतलब है नहीं, है ना, तो ये तो फिक्स्ड है। तो हमने क्या बताया, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश व आवेश की प्रकृति पर ही निर्भर करता है, आवेश व आवेश की प्रकृति पर ही निर्भर करता और किसी पर निर्भर नहीं करता। तो ये दिमाग में रखें, मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा तो फिर वहां पर आपको धोखा हो जाएगा, केवल हमने कहा आवेश की प्रकृति व आवेश पर ही निर्भर करता और किसी पर, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलो ये पहली बात नंबर 2 मैं आपको बताता हूँ, है ना, ऐसे समझाता हूँ मैं आपको। एक में आवेश सेंटर पर है, सेंटर से एक में आवेश सेंटर से थोड़ा दूर है और एक में इसके बिल्कुल कहाँ पे है, बिल्कुल सतह पे है, ठीक है ना, बिल्कुल कहाँ पर है, बिल्कुल सतह, ठीक है। आवेश आप देख रहे हो, एक गोला है और उस गोले के सेंटर पर आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर सेंटर से थोड़ी दूरी पर है और ये कहाँ पर रखा हुआ है, ये सतह पर, ये सेंटर है और ये बिल्कुल कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल सतह पर क्या है, सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इस ये बंद पृष्ठ है, ये तीनों क्या है, ये तीनों बंद पृष्ठ हैं, यानी कि ये भी बंद पृष्ठ, ये भी बंद पृष्ठ, ये भी बंद पृष्ठ। इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, कुल आवेश का, कुल आवेश कितना है, कुल आवेश है सिग्मा क्यों बटे एप्सिलॉन नॉट, कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, क्यों है ना, ये भी सिग्मा क्यों बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स मान, इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान सिग्मा के बटे एप्सिलॉन नॉट। इस बंद पृष्ठ से निर्गत, ये भी है तो अंदर ही है ना, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान सिग्मा के बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या मतलब है, इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान सिग्मा के बटे एप्सिलॉन नॉट, इस भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान सिग्मा के बटे एप्सिलॉन नॉट और इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या है, सिग्मा के बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी तीनों बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या है, समान है। इसका क्या मतलब है कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की वितरण पर निर्भर नहीं करता है, आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता है, यानी आवेश कभी सेंटर पर है तो कभी सेंटर से दूर है तो कभी सेंटर के स्तर तो कभी क्या है, कभी जो है सतह के पास है, तो विद्युत फ्लक्स लेकिन सबके लिए क्या सेम है, यानी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कुल कितना है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, तो बंद पृष्ठ के आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, वो क्यों ही है, तो विद्युत फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है ना। हमने क्या कहा, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता, है ना। तो ये स्टेटमेंट अपन लिखते हैं, हर चीज को आप तरीके से सोचते रहें, समझते रहें, मैं हर चीज को एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है। इस तरीके का दूसरी चीज
काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता है ना, यानी आवेश का वितरण आप देख लो, आवेश कहीं पर भी इधर उधर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन कुल विद्युत फ्लक्स सिग्मा क्यूबिक म्यू नॉट सिग्मा क्यूबिक सिग्मा क्यूबिक फाइनल, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात नंबर 3, अगली ये बात अभी जस्ट अपन ने पढ़ा कि ये मान लो हमारे पास ठीक बंद पृष्ठ है, ठीक है, बंद पृष्ठ, ठीक है। एक आवेश यहाँ पर पड़ा है, ध्यान से, ये बंद पृष्ठ है जिसके अंदर आवेश क्यों, एक आवेश बंद पृष्ठ के बाहर भी है जो कि क्या है, क्यों से कुछ भी बोले देना क्यों, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बताइए। सिंपल, जैसा आपने गॉस के नियम में पढ़ा है, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आवेश इस बंद पृष्ठ के बाहर है, तो क्या जो नियम आपने ने पढ़ा, क्या बाहर वाला आवेश इंक्लूडेड बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में इसका कोई योगदान होगा? सोच के समझिए, जो मैंने एक परिभाषा बोली है, जो मैंने डेफिनेशन बोली है, उसमें साफ बोला हुआ है किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मैंने कहीं ये बिल्कुल नहीं बोला हुआ है कि बंद पृष्ठ के बाहर जो भी आवेश होगा उसका भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में योगदान होगा, ये नहीं बोला हुआ है, ठीक है ना। तो आप ये बात याद रखें, अगर आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो उसका बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है, कोई योगदान नहीं होता है ना। तो मैं इस चीज को लिखता हूं ना, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो बंद पृष्ठ से निर्गत है ना, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में उसका कोई योगदान नहीं होता है ना, तो उसका बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। जैसे यहाँ पर ये आवेश कहाँ रह गया है, ये बंद पृष्ठ के बाहर रह गया है, तो इसका बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं जाएगा, राइट। बढ़िया। नेक्स्ट नंबर 4, या सिंपल देखें, जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोई तार है, ठीक है, एक समान आवेश और इसका विस्तार क्या अनंत, दोनों तरफ अनंत विस्तार। अब हमने कहा इकाई लंबाई में आवेश है, उसको हमने बोल दिया लेमडा कूलॉम प्रति क्या है, इकाई लंबाई में जो आवेश है उसको अपन रेखीय आवेश देना तो लैम्डा है ना, लैम्डा इकाई लंबाई में आवेश, ठीक है। अब हम अगर इसकी एल लंबाई की ही बात कर रहे हैं ना, देखो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, एल लंबाई की अगर अपन बात कर रहे हैं ना, अगर अपन हम केवल एल लंबाई की ही बात कर रहे हैं, है ना, ये बंद पृष्ठ अपन ने बना दिया, एक बेलन बना दिया, अब अपन एल लंबाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वही आवेश यहाँ पर विद्युत फ्लक्स में योगदान देगा जो इस बंद पृष्ठ के अंदर आ गया, ठीक है ना। वैसे ये अनंत लंबाई का है ना, तो वैसे पर आवेश अनंत लंबाई तक है, लेकिन अब बताओ इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, इकाई लंबाई में आवेश कितना लैम्डा है, अपन एल लंबाई की बात कर रहे हैं, एल लंबाई में आवेश कितना हो जाएगा, लैम्डा इनटू एल हो जाएगा कूलॉम, आवेश आपके सामने क्या हो जाएगा, कितना आवेश हो जाएगा, लैम्डा इनटू एल आपके सामने कितना हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, ठीक है ना, ये कूलॉम हो जाएगा। अब ये जो आपके सामने है आवेश, इसी आवेश को आपको कंसीडर करना है, बाकी ये जो अनंत लंबाई का इसमें आवेश तो क्या है, अनंत है, उसका
इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं माना जाएगा। इसकी लंबाई क्या अनंत है तो आवेश अनंत तक फैला हुआ है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। जो इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश आया वही बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में अपना योगदान रखेगा, और जो बंद पृष्ठ के बाहर रह गया उसका बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं माना जाता है। आवेश कितना है, इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा है तो एल लंबाई भी कितना हो जाएगा, लैम्डा इनटू एल, तो इतना ही आवेश इस बंद पृष्ठ के अंदर रह गया और यही विद्युत फ्लक्स में अपना योगदान देगा, है ना। बाकी बाहर जो आवेश रह गया उसका विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं माना जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया, हर तरीके से अपन इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है। नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर सुने, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। बंद पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्या? बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान। लेकिन गणितीय गणना में सुविधा है तो हम सममित आकृति का चयन करते हैं ना, चाहे वो घन हो, चाहे वो घनाभ हो, चाहे वो बेलन हो, ठीक है ना, चाहे वो क्या हो, तो हम सममित आकृति का चयन करते हैं। किस लिए? सुविधा हेतु, है ना। गणितीय गणना में सुविधा हेतु हम सममित आकृति, मतलब जैसे गोला, घन, घनाभ, है ना, जिनका अपन को उसका ज्यामितीय चीज अपन को मालूम होती है कि ये गोला है, ये घन है, ये घनाभ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमको पता होती है ना, तो ऊट पटांग अपन को जो है आकृति नहीं ले लेनी है, ठीक है ना। तो अगर हम, चूंकि ये बात बिल्कुल सही है कि बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के आकार, आकृति, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। आप कैसी भी आकृति का जो है आप कैसी भी आकृति ले लो, कैसा भी क्षेत्रफल आप ले लो, ठीक है ना, आपको पता कर सकते हो, है ना। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर आप गणितीय गणना में सुविधा चाहते हो, हम तो सुविधा ढूंढते हैं, अगर आप गणितीय गणना में सुविधा चाहते हो तो आप सममित आकृति को चयन करो, है ना। अगर सममित आकृति का चयन करते हो तो आप विद्युत फ्लक्स आराम से बड़ी इजीली पता कर सकते हो, तब आपको बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप विद्युत क्षेत्र भी आराम से पता कर सकते हो, ठीक है ना, तो वहां पर आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं सममित आकृति का चयन करने से गोला, घन, घनाभ। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बंद पृष्ठ के आकार, आकृति, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ये बात तो दमदार है, ठीक है ना। फ्लक्स का मान पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर तुमने क्या कहा, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है ना, सिंपल निर्भर नहीं करता है ना। लेकिन गणितीय गणना में सुविधा हेतु हम सममित आकृति जैसे घन, घनाभ, बेलन आदि का चयन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन गणितीय गणना में सुविधा चाहते हैं, इसलिए हम सममित आकृति जैसे कि घनाभ, यानी जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, जिनका क्षेत्रफल पता कर सको, इनकी ज्यामितीय नॉलेज आपके सामने हो, ठीक है, उसको आप बोलते हैं जो है सममित आकृति, ठीक है। गोला जैसे हो गया तो उसका आप क्या करते हैं, चयन करते हैं, क्योंकि हम गणितीय गणना में सुविधा चाहते हैं ना। तो सुविधा वो आप मैं आपको करके दिखाऊंगा ना, जब आप गॉस की जब प्रूफ अपन देखेंगे गॉस के नियम का, तो वहां पर
ऐसा आपको मैं करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे लिए सुविधाजनक वो हो सकता है, ठीक है ना, संविदा करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, हर चीज को बड़े तरीके से अपन एक्सप्लेन करते हैं, चलो ठीक है। अगली प्रॉपर्टी और अगली और भी इंपॉर्टेंट है ना, एक से बढ़कर एक प्रॉपर्टी है। ये बंद प्रश्न, ये भी बंद प्रश्न। अगर बंद प्रश्न के अंदर आवेश धनात्मक है या बंद प्रश्न के अंदर आवेश ऋणात्मक है, अगर बंद प्रश्न के अंदर आवेश धनात्मक है तो बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, बंद प्रश्न से बाहर निकलती हैं। अगर बंद प्रश्न के अंदर आवेश धनात्मक और अगर बंद प्रश्न के अंदर आवेश ऋणात्मक तो बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ ये तो आप समझिए। अगर आवेश धनात्मक तो बल रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर की ओर जाती हैं, और यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश ऋणात्मक है तो बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं। तो ये कहता हूँ अगर बंद पृष्ठ के अंदर आवेश धनात्मक तो फ्लक्स भी धनात्मक होगा। अगर बंद पृष्ठ के अंदर आवेश धनात्मक है तो फ्लक्स भी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश धनात्मक है तो फ्लक्स भी धनात्मक होगा। बड़ी दमदार बात है, बात को आप बिल्कुल याद रखें। मैंने क्या कहा, अगर बंद पृष्ठ के अंदर आवेश धनात्मक है तो फ्लक्स भी धनात्मक होगा, और अगर बंद पृष्ठ के अंदर आवेश ऋणात्मक है तो फ्लक्स भी ऋणात्मक होगा। बिल्कुल कंफर्म, ठीक है। यदि बस आपको सिंपल देखना है, अगर बंद पृष्ठ के अंदर आवेश धनात्मक है तो फ्लक्स बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, है ना। और यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश ऋणात्मक है तो फ्लक्स क्या सामने क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये बात तो आपको याद रह ही जाएगी, है ना। नेक्स्ट 5 हो गया, नंबर 6। नेक्स्ट अब ये सिस्टर गाउस का नियम केवल उन्हीं विद्युत क्षेत्रों के लिए लागू है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। गाउस का नियम केवल उन्हीं विद्युत क्षेत्रों के लिए लागू है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। गाउस का नियम केवल उन्हीं के लिए लागू है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं ना। तो गाउस का नियम केवल उन्हीं विद्युत क्षेत्रों के लिए लागू है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, यानी कि 1/r², है ना। ये अगर है तो आप उन्हीं विद्युत क्षेत्रों को गाउस के नियम से पता कर सकते हो जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। यानी आपने
जस्ट पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव पढ़ा आपने, है ना, याद होगा, नहीं याद है मैं हूँ यहाँ, है ना, मैं आपको याद दिलाता हूँ। दो जगह अपन ने पता करा, एक ये अक्ष पे पता करा KP बटे RQ, एक अपन ने एक लक्ष्य पर पता करा KP बटे RQ। यहाँ पर आपको लिख रहा है क्या लिख रहा है, ये प्रोपोर्शनल 1/RQ आपको लिखना है, यानी ये R की घात कितना है 3, ये वर्ग नियम। तो क्या आप द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र गाउस के नियम से पता कर सकते थे? बिल्कुल, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है ना। तो ये गाउस का नियम उन्हीं विद्युत क्षेत्रों के लिए लागू है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, यानी 1/r² होना मस्ट जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है तो आप उन विद्युत क्षेत्रों को गाउस के नियम से पता नहीं कर सकते। इसीलिए हम द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र गाउस के नियम से नहीं पता किए, क्योंकि गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करना जरूरी है। वहीं पर आप इसको लगा सकते हो। ये तो सिर्फ एक बात है, सवाल ही नहीं था कि आप गाउस के नियम से इसको पता कर लो। तो तरीके थे, मैंने पता करा किसी तरीके से, है ना, इसको द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। लेकिन अब आपके सामने सिस्टम आएंगे, वहां पर व्युत्क्रम वर्ग नियम का आपको पालन होगा और आराम से आप इस गाउस के नियम का यूज करके विद्युत क्षेत्र आराम से पता कर सकते हो। ठीक, ये भी सॉफ्टवेयर आपको पता चल चुकी होगी। नेक्स्ट अगली चीज नंबर 7, मजा आ रहा होगा आपको ना, मजा तो आपको आएगा ही ना, तो आएगा ही। सेशन पोस्ट में दे भी नहीं है ना। गाउस का नियम निर्वात व माध्यम दोनों में एप्लीकेबल है, यानी निर्वात में भी आप गाउस का नियम लगा सकते हो और माध्यम में भी आप गाउस का नियम लगा सकते हो। ठीक है, गाउस का नियम व माध्यम दोनों में भी लागू है। अगर आप निर्वात में देखना चाहते हो, सिग्मा क्यू आई बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना, वाह। अगर आप माध्यम में देखना चाहते हो, सिग्मा क्यू आई बटे, तो आपको एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा। एप्सिलॉन मतलब माध्यम की विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन नॉट मतलब निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है तो आप ये समझते हैं कि निर्वात की बात कर रहे हैं, और अगर एप्सिलॉन लिखा हुआ है तो आप ये समझते हैं कि निर्वात की बात यहाँ पर करी जा रही है। सॉरी, एप्सिलॉन लिखा हुआ है तो आप माध्यम की बात करी जा रही है, ठीक है, बता रहे हैं। तो आप गाउस के नियम में निर्वात व माध्यम दोनों में आप इसको लगा सकते हो, राइट, है ना। लाइट वाला इससे तो भी नहीं आ रहा होगा, बात आपको प्रॉपर समझ में आएगी ना। मुझे रोकने वाला हूँ ना, पूरा नहीं है ना। एक और पॉइंट बता करके फिर इसको अपनी लेते सेशन को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो अपन क्लोज कर देंगे, ठीक है। कूलॉम का नियम व गाउस का नियम, कूलॉम का नियम व गाउस का नियम एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति कर सकते हो और गाउस के नियम से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति करी जा सकती है, हाँ। कूलॉम का नियम और गाउस का नियम एक दूसरे के पूरक हैं, हाँ। कूलॉम के नियम से गाउस के नियम के
और गाउस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति की जा सकती है। ठीक है, ये नेक्स्ट नंबर 7 था क्लास में क्या हुआ, कूलाम का नियम व गाउस का नियम एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व गाउस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति की जा सकती है ना। अंतिम बात, कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए, जबकि गाउस का नियम स्थिर व गतिशील दोनों आवेशों के लिए आप लगा सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कूलाम का नियम गाउस का नियम स्थिर व गतिशील दोनों ही कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू है, जबकि गाउस का नियम स्थिर और गतिशील दोनों ही आवेशों के लिए लागू है। तो ये लगभग 8 से 9 जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है अपन ने गाउस से रिलेटेड पढ़े, आपको इसको आना ही आना चाहिए। अगर ये आपको आते हैं तब नेक्स्ट सेशन जो अपन का आने वाला है वो गाउस के नियम की उत्पत्ति। मैं आपको सियोरिटी के साथ कहता हूँ, ये जो टॉपिक है क्वेश्चन बनना फिक्स्ड है, क्वेश्चन बनना फिक्स्ड है, वो बनता ही बनता है ना। यानी चाहे वो गाउस को डायरेक्टली पूछ ले आपसे कि गाउस का स्टेटमेंट आप बताइए, है ना, और गाउस के नियम की उत्पत्ति करिए आपसे, या फिर आपको एप्लीकेशन तो पूछ ही पूछ रहे हैं। एक एप्लीकेशन तो फिक्स्ड रहती है ना कहीं आपको एग्जाम में दिख ही जाता है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल सियोरिटी के साथ आपको इसको प्रिपेयर करना, बिल्कुल रेडी करना, तैयार करना। और मैं इसमें सेशन को ले भी रहा हूँ, हर पहलू को अपन यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके अगर कोई सजेशन है, सुझाव है, तो आप जरूर मैसेज के थ्रू आप भेजें, ठीक है ना, और अपन को जरूर में प्रिपेयर करने की कोशिश। थैंक यू।